प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग उलमाए किराम और मशाइख किराम के साथ बहुत अच्छी रही है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ भी रवाबित है और हम पुरुमीद है अल्लाह तबारक व तआला की फजल से बेहतरी की फिजा बन जाएगी। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुज़ाकरात चल रहे हैं। हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी कोई टॉर्चर नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो स्ट्रेटजी है हुकूमत की, इस पर हमने कल भी डिस्कशन की और ख़ासी कंफ्यूज्ड पॉलिसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये क्राइसिस काफ़ी बड़ा हो गया है गवर्नमेंट के लिए और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने उलमा और मशाइख से मुलाकात भी की और इस सिलसिले में अभी आपने वज़रा के स्टेटमेंट्स भी सुने। कई कहना है कि एक कमेटी बना दी गई है जो कि कंटिन्यूसली जो तहरीक लब्बैक की क़यादत है उसके साथ बातचीत कर रही है, उन्हें इंगेज रखा हुआ है, मुज़ाकरात हो रहे हैं ताकि इस सारे मामले को अमन व अमान से हल कर लिया जाए। लेकिन जो अंदर की खबरें आ रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई जिसमें बातचीत हुई, उसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे वो बहुत क्लियर थे। वो ये कि उनका ये कहना है कि अगर वो तमाम मुतालबात इस तरह से मान लेंगे तो फिर इससे ये एक तरह की रिवायत डल जाएगी कि कोई भी आएगा और प्रेशर डाल के कोई भी बात मनवाने की कोशिश करेगा, जो कि वो नहीं चाहते कि इस तरह से हुकूमतें ब्लैकमेल हों। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कहते हैं कि जी अमन अमान के हवाले से इस तरीके से बिल्कुल किसी को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता, शहरियों की जान व माल को। फ्रांस के हवाले से उनका मौक़िफ़ यही है कि वहाँ पर हमारी यूरोपीय यूनियन में 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, जो कि अगर हम फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़राब करते हैं या उनके सफ़ीर को निकालते हैं तो इस सूरत हाल से हमें उसमें बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान होगा और इस वक्त हम पहले ही माशी क्राइसिस में हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अंदर बातें की हैं, जो ज़राए के तवस्सुत से खबरें आई हैं। इसके बाद अब सूरत हाल सॉर्ट आउट कैसे होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? ये कमेटी जो अब बनाई गई है आखिर वो क्या कर लेगी? वो कौन से उसके पास मैंडेट हैं, वो कौन से इख्तियारात हैं जिसके तहत वो कुछ बातचीत कर सकती है? क्या कुछ लो का मामला होगा? इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले इमरान साहब की तरफ आते हुए, इमरान साहब, आपको इस कमेटी से कोई उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये जो 12 रुकनी कमेटी बनी है ना, पहले तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस तरह के मामलात में ये कमेटी कितने रुकनी है ये तादाद मैटर नहीं करती। इस तरह की कमेटियों में शख्सियात मैटर करती हैं कि क्या ऐसी शख्सियात इसमें शामिल हैं जो तहरीक लब्बैक जो है उसके जो अकाबरीन है उन पे असरअंदाज हो सके या जिसकी बात वो लोग मान लें। यहाँ मामला जो है ना बड़ा पेचीदा मामला है। पेचीदा क्यों है? पेचीदा इसलिए है कि ये देखें कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा जो बड़ी तादाद है वो सब मुसलमानों की है, अक्सरियत में मुसलमान, इसीलिए पाकिस्तान बना था। अब मामला ये है कि जब मुसलमान हैं तो सब मुसलमान ही आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को इस बात से इनकार ही नहीं है और कोई मुसलमान उस वक्त तक उसका ईमान कामिल ही नहीं हो सकता जब वो सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो। अब मामला ये है कि इस्लामाबाद की तरफ जो ये लोग चले थे TLP के, वो अपने दिल में खुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके चले थे। उनको तो यही कहा गया था। अब उनको वहाँ रोकने के लिए पहले पुलिस और अब रेंजर्स भी जो उनको रोकने के लिए अपने घरों से निकले हैं वो भी दिल में सच्चे इश्क नबी रखते हैं। लिहाजा मामला यहाँ पे इस तरह से पेचीदा है कि हम ऐसे उसमें गर्दाब में फंस गए हैं जहाँ अब इंतहाई हिकमत की ज़रूरत है कि किसी तरह से भी हिकमत के साथ इस मामले को हल कर लिया जाए, ना कि इससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिससे नाकाबिल तलाफ़ी हम किसी बात पे पहुँचे। हम देखें जो आज की मीटिंग है उसमें जब ये कमेटी बैठी और ये सारी चीज़ें हुई, 2-3 बड़े हमारे जो ज़राए के हवाले से जो हम तक खबरें पहुँची हैं, 2-3 बड़ी अहम बातें हुई। एक तो फवाद चौधरी साहब के हवाले से काफ़ी सख्त मौक़िफ़ आया और उन्होंने उन पर एतराज़ भी किया। फिर ये भी बात आई मीडिया में कि शायद फवाद चौधरी साहब जो है ना इस पे अपना रिएक्शन देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उन्होंने भी इंतहाई समझदारी से काम लिया और उन्होंने इस पे कोई रिएक्शन अपना नहीं दिया। तो उलमा किराम की तरफ से उनके बयानबाजी पे
खासा एतराज़ किया गया और कुछ लोगों के मुताबिक उनको इसीलिए वहाँ इजलास में शामिल भी नहीं किया गया। दूसरा, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी जो हैं ताहिर अशरफी साहब, उनके हवाले से भी ये खबर सामने आई कि उन पे भी, उनकी शिरकत पे भी इतराज़ हुआ और उनको फिर वहाँ शरीक नहीं किया गया। ये सारी मामले हैं। देखें, इस चीज़ को अब बड़ी समझदारी से मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। और मुल्क में जो अहम हलके हैं, संजीदा हलके हैं, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश भी इस हवाले से शुरू कर दी है कि किसी भी तरह से पुरअमन तरीके से इस मामले को हल कर लिया जाए। कमेटी से उम्मीद है आपको? जो मेरा सवाल था, मेरा सवाल ये है कि वैसे तो पाकिस्तान में जो कमेटी बनती है वो कमेटी डल जाती है उसमें, लेकिन अब मामला यह है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे साद रिजवी साहब को रिहा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रास्ता खुल जाएगा, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये ज़रूर हुकूमत ने आमादगी जाहिर की है कि उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं और अदालतों के ज़रिए से वो रिहा हो जाएं। यानी अदालतें अगर उन्हें रिहा कर देती हैं तो फिर बात तो मानने वाली हुई ना। अगर मुकदमात खत्म हो जाएंगे तो अदालतें बिला वजह तो नहीं उन्हें कैद रखेंगी। वे आउट तो निकालना है ना। सही है। अब वे आउट निकालना है तो उसमें दिन लगेंगे, 10 दिन लगे, 12 दिन लगेंगे, टाइम लग सकता है। ठीक है, हिलाली साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? ये कमेटी बनाने से कोई फायदा होगा? कुछ मामला तय कर सकेगी ये कमेटी बातचीत के जरिए? नहीं तो क्या प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट उसको रिहा करना चाहती है मगर समझती है कि वो रिहा नहीं कर सकते। ये बात है, ये बात है क्या है लाली साहब? नहीं, अगर तो ये बात है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको रिहा करना चाहती है मगर नहीं कर सकती है, ये बात है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि वजीर आजम ने तो ये क्या कहा। कह रहे हैं आप? गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको रिहा करती है? वजीर आजम इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर उनको इस तरह से रिहा फौरी कर देंगे तो लोगों के लिए, दूसरों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा कि कोई भी एहतजाज करे और किसी भी बंदे को रिहा करवा ले। नहीं तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने उनको रिहा किया था, तो उस वक्त हाई कोर्ट की बात क्यों नहीं मानी और उसको क्यों नहीं रिहा किया? जब उन्होंने वादा किया था एग्रीमेंट में वादा किया था कि करेंगे, बताएं, उन्होंने जाके अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। यस, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, किसी को कुछ नहीं पता, ये टोटल अटर कंप्लीट कंफ्यूजन। किसी को नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। आप समझिए, ये आई मीन 8 महीने पहले ये पार्टी को बैन हो गए थे। आपका काम यह था, अगर इस पार्टी को आप बैन करना चाहते थे तो बड़ी सीधी बात थी ना, आप चले जाते सुप्रीम कोर्ट, उधर से ऑर्डर दे देते, ये पार्टी बैन हो जाता। वो आपने नहीं किया, वो तो आप जानबूझ के नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि ये ऐसी पार्टी है, मिलिटेंट पार्टी है, ऑलमोस्ट इस पार्टी को टेररिस्ट पार्टी बनाते हैं। जब इलेक्शन का वक्त आया और 22 लाख वोट इन्होंने ले लिया और ज्यादातर नवाज शरीफ से, उस वक्त पीटीआई तो बड़ी खुश होगी इस पार्टी के साथ। कहने की बात यह है, दिस अटर कंफ्यूजन। अभी मैं आपको बताता हूं ये क्या क्या कंफ्यूजन है भाई। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है कंफ्यूजन। ये कह रहे हैं इनको तुम वापस चले जाओ, तुम रुको, मार्च मत करो, उधर ही बैठो। मुझे आज एक हमारे चैनल के प्रोग्राम में पता चला, इससे जो 7 बजे का जो प्रोग्राम है उसमें मुझे ये पता चला कि पता नहीं कितने करोड़ और करोड़ रुपया का टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट्स पे तबाही हो रही है, इसलिए कि इन्होंने पूरा पंजाब को बंद करके रखा हुआ है। तो आप कह रहे हैं इनको क्या बैठ जाओ, आगे मत बढ़ो। भाई अगर ये बैठे रहें और पूरा पंजाब कट ऑफ हो जाए तो आपका नुकसान कितना हो रहा है? वो तो आपको समझ नहीं आ रही है क्या कि बैठे रहें वो? अच्छा, वो बैठे रहे किस चीज के लिए? क्या वो रेजोल्यूशन जो आपने वादा किया था पार्लियामेंट में भेजेंगे, क्या आपने उसकी तैयारी की? अपोजिशन से बात किया? बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? बता दो क्यों नहीं किया। अगर तुम वादा करते हो करोगे, नहीं करते हो तो बताओ तो सही। पागल तो नहीं हो ना तुम। ठीक है।
अच्छा, तो आपको लगता है कि एक कंफ्यूजन है हिलाली साहब? आपकी बात तो बड़ी कंप्लीटली कंफ्यूजन है और इसको हमने कल भी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। मैं आपके पास दोबारा भी आती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी पॉइंट है। इस वक्त हमारे साथ शौकत जावेद साहब जो कि साबिक आईजी साबिक डीजीआईबी हैं और उनसे हम बात करते हैं कि जो पुलिस की इसमें सारा किरदार है उसके हवाले से, और अब मामला रेंजर्स के हाथ में भी गया है तो उसके हवाले से जो सिक्योरिटी इश्यूज है उसको कैसे रिजॉल्व होना चाहिए। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का वेलकम कहती हूँ आपको शो पे। जी बहुत मेहरबानी। शौकत साहब सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि आपके ख्याल से ये पहला मरहला नहीं है कि पहली दफ़ा कोई पुलिस को इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद भी एक बड़े अहम ओहदे पे तैनात रहे हैं। क्या इस किस्म की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पुलिस को आपके ख्याल से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस और एक मरबूत हिकमत अमली दी गई है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है? देखें, इसका जवाब अभी चंद लम्हे कबल जफर हिलाली साहब बड़ी तफसील से दे चुके हैं कि हुकूमत बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार है। हुकूमत का जो बयानिया है इस तमाम मामले के ऊपर वो बिल्कुल डिसजॉइंटेड है और उनका एक तरफ वो मजहबी हलकों को भी खुश रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ खारजा अमूर के मामलात को भी दुरुस्त रखना चाहते हैं, लेकिन कोई ठीक से बयानिया बना नहीं सके जिससे पुलिस को कोई क्लियर कट डायरेक्शंस दी जाएं कि उन्होंने करना क्या है। पुलिस का मसला ये है कि पुलिस अगर एक्शन लेती है तो बाद में पुलिस वालों को जेल में डाल दिया जाता है और फिर पुलिस वालों की मदद पर कोई नहीं आता, मुकदमात वापस हो जाते हैं, मुजरमान आजाद कर दिए जाते हैं। और अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो फिर पुलिस की शहादतें होती हैं और पुलिस को मार पड़ती है, तो पुलिस तो एक गोमगो की कैफियत में है और ये कैफियत ज्यादा देर चलना जो है वो रियासत के लिए भी बहुत खतरनाक है, पुलिस के लिए भी बहुत खतरनाक है, दीगर अदारों के लिए भी और मजहब के लिए भी खतरनाक है। ये कोई दुरुस्त तो शौकत साहब आपके ख्याल से पुलिस के पास इससे निपटने की सलाहियत तो है लेकिन उन्हें सही तौर पर गाइड नहीं किया जा रहा, इंस्ट्रक्शन सही नहीं दी जा रही, जिस वजह से पुलिस हमें फिलहाल इसमें नाकाम नजर आ रही है निपटने में? बिल्कुल दुरुस्त है जी। इसमें पुलिस के पास हर तरह के अब इक्विपमेंट भी है, उनकी ट्रेनिंग भी है, उनके खास स्क्वाड्स भी हैं जो इस काम के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जब क्लियर कट पॉलिसी नहीं होगी, जब उनको बताया नहीं जाएगा कि हमने असल में करना क्या है, तो फिर यही नताइज निकलेंगे जो आपके सामने निकल रहे हैं। अच्छा शौकत जावेद साहब, आप क्योंकि इजला को में भी पुलिस की सरबराही करते रहे, फिर डीआईजी के तौर पे, फिर आईजी के तौर पे, फिर आईबी में भी, तो आपके एक्सपीरियंस जो है उसकी रोशनी में मुझे ये बताएं कि क्या आप नहीं समझते कि सानहा मॉडल टाउन ने वैसे भी पुलिस को कुछ इस तरह के वाकयात में डीमोरलाइज कर दिया हुआ है? उसके बाद उस वाकये के बाद पुलिस वाले खुद को इस तरह का एक्शन लेने से खुद भी गरेजा होते हैं। जी इमरान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये सानहा मॉडल टाउन का वाकया जो है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वहां भी क्लैरिटी नहीं थी और वहां भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, जिसकी वजह से फोर्स का एक्सेसिव यूज हो गया। और अब ये सूरत हाल है कि पुलिस वाले 5 लोग शहीद हो गए हैं और अभी तक हम सोच विचार में ही पड़े हुए हैं कि क्या एक्शन लेना है। अभी तक हुकूमत का अपना बयानिया जो है वो मुरतब ही नहीं हो सका। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जो इशू है ये इशू तो कोई इस तरह का जिस पर कोई इख्तलाफ किया ही नहीं जा सकता। ये इशू तो ऐसा है कि जिसको हुकूमत ने इंटरनेशनल लेवल पर बड़े अच्छे तरीके से डील किया है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो कोई मुनासिब बयानिया नहीं बना सके जिससे अपने उन लोगों को जो मजहबी तौर पर बहुत चार्ज्ड हैं और वो शायद बहुत ज्यादा अकल सूझ भी नहीं रखते इन मामलात की, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो पहले मजहब का नाम इस्तेमाल कर रही थी और अब वो वायलेंस पर भी उतर आई है, वो उनको आगे उन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा शौकत जावेद साहब, ये बताइएगा कि आज ये भी खबर सामने आई है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने बड़ा डिस्प्लेयर शो किया और नाराज है पंजाब पुलिस से कि पंजाब पुलिस इनको पहले क्यों नहीं रोक सकी, और इस तरह की भी खबरें हैं कि ये ज़रा मामला ठीक हो जाए तो पंजाब पुलिस में शायद एक बार फिर तब्दीलियों की एक लहर आएगी। तो अब जब पंजाब पुलिस को वैसे भी रेंजर्स के अंडर कर दिया गया तो इससे फोर्स डीमोरलाइज मजीद नहीं होगी? बिल्कुल आपने दुरुस्त किया है और मेरा ख्याल में जो वजीर आजम की तरफ से बात आपने बताई है उसमें शायद वो इस तरह का हो कि इशारा
सियासी लीडरशिप की तरफ भी हो सकता है कि जब उनको जो सूबाई सियासी लीडरशिप है उनकी तरफ से क्लियर कट पॉलिसी नहीं मिलेगी तो फिर पुलिस का रिस्पांस भी नहीं, उनको नहीं कुछ कहते, वो तो बड़े डियर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के। लेकिन शौकत साहब ये फरमा दीजिएगा कि अब ये मामला रेंजर्स के भी पास चला गया है, तो अब ये क्या साइमल्टेनियसली दोनों जो फोर्सेस हैं ये मिलके काम करेंगी, या रेंजर्स आप समझते हैं कि वो बेहतर तौर पर काम कर सकें? क्योंकि अगर मसला पीछे पॉलिसी का है तो वो तो फिर रेंजर्स को भी नहीं मिली होगी कि कैसे डील करना है, तो वो किस तरह से इसको हैंडल कर सकेंगे? देखिए, मैं आपने दुरुस्त निशानदेही की है मसले की। रेंजर्स क्या कर लेगी? क्या रेंजर्स के पास कोई बेहतर असला है या बेहतर एंटी रॉयट इक्विपमेंट है या उनकी मैन पावर की जो क्वालिटी है वो बेहतर है पुलिस से? इसका जो जवाब है वो नफी में है। और मैं समझता हूँ अगर आप फौज को भी ले आए यहाँ पर तो वो भी कुछ नहीं कर सकती इन हालात में जबकि पॉलिसी क्लियर कट ना हो। और अगर पॉलिसी क्लियर हो और पुलिस को बता दिया जाए कि आपने ये काम करना है, ये जो मसला है ये सिर्फ पुलिस और इंटेलिजेंस ऑपरेशन से हल हो सकता है अगर आपने एक्शन लेना हो। लेकिन एक्शन से पहले अगर आप एक प्रॉपर बयानिया बनाए, एक प्रॉपर अपनी पॉलिसी बनाए तो उस पॉलिसी पर अमल दरामद करें तो फिर इस तरह के मसाइल खड़े ही नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद। आईजी पंजाब और पुलिस की क्या इसमें रोल है, कहाँ पे कन्फ्यूजन है पुलिस को, उसके हवाले से गुफ्तगू। हिलाली साहब वो आपके मौक़िफ़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि असल में बात कन्फ्यूजन ही की है। अब आप ये फरमा दीजिए कि फिर अब अल्टीमेटली ये भी कन्फ्यूजन दूर कब तक हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको? मगर ये कंफ्यूजन जो है ये दूर नहीं हो सकती। ये इनका दिमाग कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूज्ड माइंड्स हैं, इनको कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज फॉलो करना चाहते हैं और समझते हैं कि एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूं, 74 साल से हमें एक प्रॉब्लम रहा है कि ये हम एक इस्लामी जमहूरिया है, ठीक है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। अरे यार, अगर इस्लामिक जमहूरिया है तो दो किस्म के पार्टीज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे वहां मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज भी होते हैं। तो जब अगर मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज है और इस्लामी जमहूरिया है तो साथ साथ कहते हैं मगर हम इस्लाम को नहीं इस्तेमाल करेंगे पॉलिटिक्स में। ये कभी हो सकता है? परफोर्स आप इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए कि आप एक रिलीजियस पार्टी है। अच्छा, अब जब आप आते हैं रिलीजियस पार्टी तो आप अपने जो फिरका है उनके ऊपर आपका ज्यादातर कंट्रोल होता है। ये है बरेलवीज, 42,000 मदरसाज हैं, कितने हैं, कितने नॉन बरेलवीज हैं, कोई दूसरा हनफी, इतना शरी, बहुत सारे सेक्ट्स आ जाते हैं, क्या और जो है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब तो क्या करते हैं मुसलमान मुल्क में, क्या किया ईरान ने, और मुसलमान हमारे तारीख में, मुसलमानों की तारीख में क्या है? एक खलीफ होता है। खलीफ क्या होता है? खलीफ रिलीजियस हेड होता है, खलीफ पॉलिटिकल हेड भी होता है। और इस तरीके से मुल्लाओं से के ऊपर और नॉन मुल्लाज के ऊपर उसका कंट्रोल होता है। ही इज द लीगल कॉन्स्टिट्यूटेड हेड। तो इस तरीके से वो मुल्क चलाते थे। इस वक्त खलीफ जो बैठा हुआ है ईरान में वो है खमेनी। वो इज द पॉलिटिकल हेड, वो प्रेसिडेंट का भी सरबराह है और मुल्लाओं का भी सरबराह है। आप मेहरबानी से कुछ ऐसी चीज करें कि आपके मदरसे और स्कूल्स का कंट्रोल हुकूमत के पास हो, वो पार्टी जो इलेक्ट होके आती है। और इस किस्म के मार्चेस जो होते हैं, वो जो रिलीजियस मार्चेस होते हैं, जिनको कहा जाता है कि वायलेशन जो इन्होंने किया है, और बहुत बड़ा वायलेशन फ्रेंच ने किया है, ये हर मुसलमान और हर मुसलमान पार्टी को उस जुलूस में शरीक होना था। इसलिए लेकिन वो रियासती सतह पे अगर हो जाएगा, सही है हिलाल साहब, आपका पॉइंट मुझे अंडरस्टैंड जो मैंने किया वो ये कि अगर रियासती सतह पर ये हो जाए तो फिर किसी को पॉलिटिकली कोई अलग ग्रुप को ये सब करने की ना नौबत आए, ना ही उसको बट दे आर यूजिंग इट फॉर पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वोट्स ले रहे हैं उससे, ये गलत बात है। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, अब ये मुझे फरमा दीजिए, अगर आप हिलाल साहब को कुछ कमेंट करना चाहें वो भी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के एक खिताब की बात हो रही थी कि नेशन को एड्रेस करेंगे, तो उसके बाद वो मुलतवी भी हो गया, फिलहाल आज तो नहीं हो सका।
उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, और फिर ये कि क्या इससे फिर ये अंदाज़ा लगाया जाए कि कुछ कैंपेन ऐसी चल रही है कि जैसे एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी भी तरह का हुकूमत एक्शन लेती है तो अवाम जो है वो हुकूमत को सपोर्ट करे? बिल्कुल ये कैंपेन चल रही है। और दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने सीधी सी बात है अपना जो खिताब था इसलिए उसको मनसूख किया या उसमें ताख़ीर की है कि अभी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो आगे क्या कहेंगे कि हमने कमेटी बना दी है? वो या तो वो तो उस वक्त खिताब करें कि या वो ये कह दें कि मामला रिजॉल्व हो गया, और या वो आके ये कहें कि नहीं जी वी आर गोइंग टू एक्शन। ठीक है, इसलिए ये अभी उनके पास इस तरह की कोई बात कहने की है नहीं। लेकिन इससे अहम बात जो मैं आपसे ये कर दूं, हिलाली साहब, एक आज बहुत अहम मीटिंग हुई है रावलपिंडी में, जो चीज़ें इस मामले को हल करने के लिए अलग से भी कोशिशें हो रही हैं। उस मीटिंग में कौन थे? उस मीटिंग में शामिल थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उसमें शामिल थे मौलाना बशीर फारूकी साहब, और उसमें शामिल थे अकील करीम डैडी साहब, कराची के जो मुमताज़ सनतकार हैं। अब वो जो मीटिंग हुई है, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जिस तरह से आप अभी फरमा रहे थे कि TLP में ज़्यादा लोग बरेलवी हैं, बल्कि हैं ही बरेलवी मसलक से लोग, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मौलाना बशीर फारूकी साहब सैलानी ट्रस्ट भी जो चलाते हैं, इनका भी इस मकतबा फ़िक्र में बहुत एक अच्छा मुकाम है। लोग उन्हें बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, उनकी बात को वज़न रखते हैं। और फिर इस सारी क़यादत से, इस सारे मामलात से, इस सारे फ़िरके से अकील करीम डैडी साहब का भी एक अच्छा ताल्लुक़ है। तो अब AKD के ज़रिए भी ये कोशिश की जा रही है, और ये जो उलमा कराम है, क्योंकि मुफ्ती मुनीब साहब और मौलाना बशीर फारूकी साहब, इन सब को मिला के तो अब ये कोशिश की जा रही है कि कोई चीज़ ऐसी हो कि शायद इस कमेटी से मावरा ही मामले को हल कर लिया जाए। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि मामला जल्दी हल हो जाएगा। दूसरी बात जो सियासी तौर से हिलाली साहब कह रहे थे ना, आप एक बात को समझे, जमीयत उलमा पाकिस्तान एक होती थी जिसमें मौलाना नूरानी साहब और मौलाना अब्दुस्तार नियाजी साहब ये सब इकट्ठे होते थे, और वो अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे उनकी नुमाइंदा जमात होती थी, और वो अच्छी खासी कौमी असम्बली में भी सीटें जीतते थे। उसके बाद ये हुआ कि मौलाना नियाजी साहब और मौलाना नूरानी साहब, इनमें अलहदगी हो गई और उसके दो ग्रुप बन गए। जब दो ग्रुप बने तो ऑब्वियसली उनकी पावर जो है वो बट गई। उसके बाद उनके वफात के बाद वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे, और इस मकतबा फ़िक्र का कोई नुमाइंदा जमात उस तरह से रह नहीं गई थी। अगरचे ताहिरुल कादरी साहब ने कोशिश की अपने तय वो वैक्यूम जो था उसको फिल करने की, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियां थी, अपने कुछ मामला थे, वो उसको उस तरह से कर नहीं सके। लेकिन साद रिजवी साहब के जो वालिद मोहतरम थे खादिम हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने बहरहाल वो वैक्यूम फिल कर लिया और लोग उनके साथ शामिल हो गए। इसलिए हमें इस बात को भी ज़हन में ज़रूर रखना पड़ेगा कि उनके पास भी फॉलोअर की एक अच्छी खासी तादाद है। आप बिल्कुल उनको इस तरह से इग्नोर करके कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी देखते हैं, नाजुक मामला है, किस तरीके से इसको गवर्नमेंट हैंडल करती है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि हिकमत से ही मामला हल होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी आज के इजलास में ये बात कह चुके हैं कि वो खून खराबा तो किसी तौर नहीं चाहते, लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी क्लियर हैं कि जनाब ये कोई प्रेसिडेंट भी वो सेट नहीं करना चाहते कि कोई भी प्रेशर ग्रुप जो है वो आकर अपने मुतालबात मनवा सके। तो फिर इसका रास्ता क्या होगा, देखते आने वाले दिनों में क्या रास्ता तलाश किया जाता है। ब्रेक लेते हैं, अभी ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि रास्ता तो नाप लिया है मकीनों ने नस्ला टावर के, और तकरीबन ये बिल्डिंग खाली हो चुकी है, अभी इसको गिराने का काम बाकी है। नस्ला टावर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का ये स्ट्रिक्ट एक्शन, और इससे अब क्या होने जा रहा है आगे, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। कराची में एक बिल्डिंग है नस्ला टावर के नाम से, और इस पर केस मामला चल रहा था कि जी ये गैर कानूनी बिल्डिंग है। इस पर एक वाज़े फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आ गया। 3 रुकनी ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का बेंच था, जिसने जो कि चीफ जस्टिस की सरबराही में था, और इन्होंने 16 जून को ये फैसला दिया था कि ये इलीगल है इमारत और इसको गिराया जाए। और उसके बाद एक टाइम पीरियड भी दिया गया था कि जो मकीन वहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन बताया जा रहा है कि 40 के करीब फैमिलीज़ यहाँ पर रिहाइश पजीर थी जिन्होंने इसको एवैक्यूएट करना था। उनकी कंपनसेशन के लिए भी ऑर्डर में कहा गया था कि उनको कंपनसेट भी किया जाए।
मुतबादिल रहाइश की तरह या फिर कुछ रुपए पैसे देकर, जिस तरह भी मामला इनके साथ सेटल हों उस लिहाज से। इस पर कुछ हिचकिचाहट नजर आई हमें सूबाई हुकूमत की जानिब से भी। कमिश्नर कराची भी अदालत में पेश होते रहे और उन्होंने भी कुछ हिचकिचाहट का इजहार किया इसको गिराने के हवाले से, लेकिन चीफ जस्टिस साहब इस पर बिल्कुल क्लियर थे और नजरसानी की जो दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया था। अब फाइनल जो इस पर डेट थी वो 27 अक्टूबर की थी, जो कि गुजर चुकी है और अभी तक यही बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट ये सारी बिल्डिंग खाली हो चुकी है और इस पर जो गैस पानी वगैरह जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ थी वो भी कट ऑफ कर दी गई हैं। उसके बाद इसको सील भी कर दिया गया, लेकिन इसको अभी तक गिराया नहीं गया। अब कंपनसेशन क्या हुई क्या नहीं हुई इस पर भी बात करनी ज़रूरी है और इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं मज़ीद कितनी हैं उन पर क्या एक्शन होगा इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान साहब और हिलाली साहब के कमेंट जाने से पहले मैं अपने नुमाइंदे, हमारे स्पेशल नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं राशिद सिद्दीक साहब, उनसे बात करेंगे और ज़रा लेटेस्ट सिचुएशन भी जानेंगे। राशिद, आपका बहुत शुक्रिया, आज हमने आपको शो पर इनवाइट किया और आपने हमें वक्त दिया। पहले तो ये फरमा दीजिए कि ज़रा क्या सिचुएशन है इस वक्त, कितने % की बिल्डिंग बिल्कुल क्या एवैक्यूएट हो चुकी है और इसको कब तक डिमोलिश कर दिया जाएगा? हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि इस बिल्डिंग के हवाले से जो अदालती फैसला है वो बिल्डिंग के गैर कानूनी तामीरात के हवाले से नहीं है, बल्कि बिल्डिंग को 280 गज इजाफी रकबा जो दिया गया है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की जानिब से, उस पर यह फैसला दिया गया है। लेकिन इस फैसले के हवाले से मोअज़्ज़िज़ अदालत ने जो फैसला दिया है, लेकिन इस फैसले के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इबहाम का शिकार हैं, क्योंकि जो मुतासरीन हैं उनकी जानिब से सबसे बड़ा दावा यह किया गया है कि मोअज़्ज़िज़ अदालत ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जिसके फैसले की बुनियाद पर इस बिल्डिंग को गैर कानूनी करार दिया है उसको 1.5 साल के दौरान कभी नहीं सुना, जबकि इसी दौरान 2021 में ही सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जो है उसकी जानिब से मोअज़्ज़िज़ अदालत को जो नासला टावर के वकला हैं उनके जरिए लेटर लिखा गया है कि हमने जो इसको इजाफी रकबा 780 से 280 इजाफी जो जगह दी गई है वो कानून के मुताबिक दी गई है। तो ये रिकॉर्ड पर है कि अदालत की जानिब से जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है जो बेसिकली जिसकी बुनियाद पर यह केस बना है उसको नहीं सुना गया। जो बिल्डिंग के 15 फ्लोर हैं, देखें कानून के तहत जो लैंड अथॉरिटी है उसकी जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को वेरिफिकेशन दी जाती है कि ये जगह बिल्कुल सही है और इसके मालिक जो भी हैं, अब्दुल कादिर जैसे इस बिल्डिंग के मालिक हैं, अब्दुल कादिर इस बिल्डिंग के मालिक हैं और 1180 गज ये जगह है और इस पर आप अपने कानून के मुताबिक जो है वो तामीरात की इजाज़त दे दें। उसी बुनियाद पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इसका नक्शा पास किया, लेकिन यहाँ पर जो गैर कानूनी काम किया गया है वो के इलेक्ट्रिक सुई सिटीजन गैस और वाटर बोर्ड की जानिब से किया गया है, क्योंकि कवानीन के तहत के इलेक्ट्रिक सुई सिटीजन गैस और वाटर बोर्ड उस सूरत में अपने यूटिलिटीज के कनेक्शन दे सकते हैं जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस बिल्डिंग को कंप्लीशन यानी कि कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो इस बिल्डिंग में रिहाइश तो हो गई थी, लेकिन अब तक इसका कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब इसके साथ साथ देखना यह है कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने सिर्फ इस नासला टावर को नहीं बल्कि मजीद 22 प्लॉट्स को भी जो है वो इजाफी जगह दी है। राशिद, मैं इस पर आपसे मजीद भी पूछती हूँ, जिस तरह आपने निशानदेही की और मैं बिल्कुल इस पर बात करूंगी कि जो मजीद इस तरह की बिल्डिंग्स हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन पहले मैं हिलाली साहब का कमेंट लूँ। हिलाली साहब, आपको लग रहा है कि जो नस्ला टावर के मामला है उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जो भी मामलात हैं उसमें जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो मकीन हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, आपको ऐसा महसूस होता है? देखिए, इन्होंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि 2/3 जो है वो तो लीगल है इस बिल्डिंग का। मैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं जी। 2/3 ऑफ द बिल्डिंग इज लीगली सिचुएटेड, 1/3 है जो इलीगल है। तो आपने तो पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया या ऑर्डर दिया है कि पूरा बिल्डिंग को गिरा दें। अच्छा, जो लोग लीगल 2/3 में हैं उनको क्या होगा? अच्छा, बाय द वे, उनको ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन मिलेगा क्या? उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा क्या? कोर्ट ने बताया है ये सब कब मिलेगा? क्या वो लोग नहीं समझते हैं कि हमें ये सब चीजें कब मिलेंगे? मगर इसको छोड़े, आप बात कर रही हैं इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नस्ला टावर 9000 स्क्वायर यार्ड्स जो जिसका नाम है कौन? आप मुझे बताएं। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीरियस हैं, बिल्कुल गुड। लैंड स्कैम्स में वो सीरियस हैं, वो कहते हैं मुझे परवाह नहीं कौन इन्वॉल्व है, कुछ भी। तो भाई इन्वॉल्व है आइकॉन टावर में, 9000 गज है, ये तो कुछ नहीं है। नस्ला इतना
नहीं है 6-7, ये 8,000 गज है। यानी इससे बड़े बड़ा स्कैम्स भी तो हैं। ये है, इससे बड़े स्कैम। हिलाली साहब आगे बात बढ़ाता हूं, बेनजीर शहीद पार्क है कॉम 3, वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, बिलावल हाउस के बिल्कुल सामने। मैंने कोई काम किया है भाई, बात सुनिए आप। राशिद एक सेकंड जरा, राशिद साहब जी, इलाही साहब आप कंप्लीट कर लीजिए। साहब आप बहुत जानते हैं, आप डिटेल्स में जाते हैं, मैं बड़ा बड़ा बताता हूं आपको। बिल्कुल सही आपने कहा, वो भी तो है कॉम 3, जिधर से बेनजीर पार्क का कितने हजार गज चोरी करके उधर भी तो बना है। आता है और वो कहेंगे नैब के पास है। भाई सुप्रीम कोर्ट नैब से बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट शुड टेक ओवर एंड उसको गिराओ। देखो ये बात शाबाशी लेनी है तो ठीक से काम करो यार, हम सब शाबाशी देंगे, मगर जब आप छोटे से छोटे शुरू। काका ये तो भगोड़ा है ना, ये किधर है? कनाडा में बैठा हुआ है, किधर बैठा हुआ है ये इस वक्त? लुक एट दिस यार। और वो जो दूसरे हैं वो तो इस मुल्क में हैं। क्या ऑनेस्टली किस चीज पे हम खुश होते रहते हैं? ठीक है इमरान साहब, आप इस पर क्या वाकई हम ये देखते हैं कि जो इस तरह के मामलात होते हैं उसमें जो छोटे लोग पकड़े जाते हैं उनको तो हम पकड़ लेते हैं? समीना, इस सारे मामले के ना दो पहलू हैं, एक है कानूनी और दूसरा है इंसानी। अगर कानूनी पहलू देखें हम तो ये बात ठीक है कि ये बिल्डिंग जो है अगर 2/3 ठीक है और 1/3 गलत है तो फिर भी अदालत ने ये सही फैसला दिया कि इसको डिमोलिश कर देना चाहिए। कानूनी तौर पे ये फैसला ठीक है, लेकिन इंसानी तौर पे इसका इंसानी पहलू ये है कि क्या जो लोग यहाँ थे उनके लिए एक भयानक अलमिया नहीं है ये? क्योंकि ये जिस लोकेशन पे है सिंधी मुस्लिम में, वहाँ अच्छी खासी कीमत होगी एक फ्लैट की। राशिद, इस बिल्डिंग में क्या कीमत है एक फ्लैट की अंदाजन? देखिए, 2 बेड ड्राइंग लाउंज का जो फ्लैट इस वक्त, जिस वक्त 2013 में इसकी बुकिंग की गई थी उस वक्त 65 लाख का था। नहीं, इस वक्त उसकी कीमत 1 करोड़, इस वक्त 1 करोड़ 20 लाख है। लेकिन कंपनसेशन के हवाले से मैं इमरान साहब एक सेकंड राशिद साहब, अब मुझे ये बताएं कि मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि मोर देन 95% लोग यहाँ पे मकीन वो हैं जिन्होंने अपनी जायज कमाई से, किसी ने कमेटी डाल के, जमा पूंजी के जरिए कुछ करके ये घर अपने रहने के लिए लिया होगा, अब वो बेचारे तो एक दफा फिर सड़क पे दरबदर हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि राशिद अभी अपनी बात में बता रहे थे कि सिर्फ सिंधी मुस्लिम में 22 और ऐसी बिल्डिंग्स हैं। अगर पूरे कराची में आप हिसाब लगाए तो अभी हिलाली साहब जिसकी बात कर रहे थे ना कि बघोरा है, मंजूर कादर जो है काका, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह भी रहे हैं, तो ये उनका जो गठजोड़ था या जो लोग उनके साथ मिली भगत से ये सब हुए हैं काम, वहां पे मेरे ये इनसे तादाद पूछ भी लेते हैं। राशिद, कराची में सैकड़ों की तादाद में तो ऐसी बिल्डिंग जरूर होंगी जो नाजायज तौर पे बनी होंगी, जो इसी तरह से जिसमें अवाम को लूटा गया होगा। तो क्या इस उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी? पहले तो यही बता दें कि आपका इस पे क्या रिकॉर्ड है, क्या कितनी बिल्डिंग्स हैं जो इस तरह से इलीगल हो सकती हैं, और फिर दूसरा ये भी कि जो जिस तरह से और भी कोई एक्शन है अंडरटेकन सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ? देखिए, गैर कानूनी के हवाले से 2 चीज़ें हैं। जैसे कि नासला टावर और इसके साथ जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की 22 इमारतें हैं, उसमें जो जगह है वो इजाफी है। उस जगह का तयन करना है कि आया सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ये इजाफी जगह अलॉट करने की उसके पास इख्तियार था या नहीं। ये फैसला अभी तक अदालत की जानिब से इसमें भी जो है अभी तक इबहाम है। लेकिन इसके साथ साथ जो गैर कानूनी तामीरात हैं, इस वक्त शहर में तकरीबन 2200 से ज़ायद गैर कानूनी इमारतें ज़ेर तामीर हैं। ये वो फिगर है जो अदालत में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अपनी जानिब से जमा करवाया गया है। और इसका अगर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को इसमें से माहाना तकरीबन जो मंथली इस पे एक्शन लिया फिर उन्होंने? इस पे क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट ने? कुछ इस पे ऑर्डर दिया?
जी, डीजी साहब को ऑर्डर दिया तो डीजी साहब ने जो डेंगू का बहाना करके ना वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और ना वो गुज़िश्ता 10 दिन से दफ्तर जा रहे हैं। यकीनन उन्होंने आज ही, मुझे इत्तलात मिली है कि अपने तमाम मातहत अफसरान को कहा है कि वो मंडे से दफ्तर आएंगे और यकीनन पहली तारीख भी करीब है तो वो सारा हिसाब किताब जो मंथली का होता है वो भी कलेक्ट किया जाएगा। अच्छा राशिद, ये भी बताएं कि कंपनसेशन पर जिस तरह से इमरान साहब ने भी जिक्र किया, तो कंपनसेशन का जो मैं देख रही थी, यही मुझे देखने को मिला कि कुछ 3 मंथ्स का टाइम है कि उनको कंपनसेट किया जाए। इस सिलसिले में कोई आपकी मकीनों से बात हुई है, कोई अथॉरिटीज ने उनसे राब्ते किए हों, कोई मुतबादिल जगह दी या कोई पैसे वगैरह दिए हों? क्या इस पर प्रोसेस कहाँ तक है पहुंचा है? देखिए, इसमें टोटल जो फ्लैट्स थे वो 44 थे और 44 में से 32 जो थे वो किराएदार थे और बाकी जो है वो उनके अपने मालिक थे। 9th फ्लोर एक ही शख्स के पास था जो कि साउथ अफ्रीका में रहता है। लेकिन सबसे जो अहम तरीन इस नासला टावर के हवाले से जो हुआ है कि वो शहरी हदूद में जो बैरून मुल्क लोगों की सरमायाकारी थी वो गुज़िश्ता 1 साल के दौरान रुक गई है और सुपर हाईवे पर जो 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं सबकी सब सरमायाकारी वहाँ चली गई है। आबाद के जो चेयरमैन है मोहसिन शेखानी, उन सबसे कुछ देर पहले हमने बात की थी। उनका यह कहना था कि जो 780 गज जगह बचेगी इस बिल्डिंग को मुनहदम करने के बाद, उसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू तकरीबन 90 करोड़ है। तो ये 90 करोड़ इस प्लॉट को बेचकर बिल्डर से उन्होंने मुआहदा कर लिया है। वो जो रकम आएगी वो तमाम 44 जो फ्लैट ओनर्स हैं उनको मसावी तकसीम कर दी जाएगी। जिसका 1.25 करोड़ का फ्लैट है उसको तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और जिसका 2.5 करोड़ से 2 करोड़ का उसको 3 करोड़। ये तो कंपनसेशन की बात हुई, लेकिन राशिद जो इसमें लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन को होने दिया, जिसमें सारी चीजें प्रोवाइड की, ये सारा कुछ होने दिया, कोई ऐसी निशानदेही हुई कि उन्हें भी पकड़ा जाएगा? देखिए, अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ जमीन की बुनियाद पर दिया है। जो कंस्ट्रक्शन है उस पर कोई फैसला नहीं है, ना ही उस हवाले से लिखा है कि इस बिल्डिंग को जो तामीर किया गया वो गैर कानूनी किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसी सुप्रीम कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में तकरीबन 700 से ज़ायद केसेस ऐसे ज़र अल्तवा हैं जो गैर कानूनी तामीरात के हवाले से हैं और अदालत की जानिब से उन पर स्टे दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन पर तामीरात जो है वो मुसलसल जारी हैं। कॉम 3 की जिस तरह हिलाली साहब ने बात की, उस पर भी जो है तकरीबन 5 साल कबल स्टे दिया गया था। उसको कहा गया था कि ऐसे ही जिस हालत में मौजूद है उसको उसी हालत में रखा जाए, लेकिन आज उसमें जो है वो आबादी बाकायदा तेजी से जो है। चलिए राशिद, अब मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, मुझे जरा लास्टली एक शॉर्ट सा जवाब दे दीजिए, कब तक डिमोलिश हो जाएगी? अब सारी इवैक्यूएट हो गई है। हाँ जी, देखिए, लगता यही है कि सिंध हुकूमत शायद इसको डिले करना चाहती है इंसानी जो बुनियाद है उसकी वजह से, क्योंकि अब तक अगर इसको डिमोलिशन करने का सिलसिला शुरू किया जाता तो शायद थोड़ा बहुत 2-3 फ्लोर अब तक जो है मजदूरों के जरिए डिमोलिश किए जा सकते थे। लेकिन लगता यही है कि शायद सिंध हुकूमत या इंतजामिया चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार कर रही है कि 4 से 5 महीने जो उनके जाने में रिटायरमेंट के वो गुजर जाए तो उसके बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अभी इस मामले पर क्या मजीद होता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ हिलाली साहब। राशिद, आपका शुक्रिया जी। हिलाली साहब, लास्ट कमेंट आप कर लीजिए जी। पहले बात तो यह है कि इसके बारे में आज मुजाद अली शाह जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिला है। आपका एक्शन और गवर्नमेंट और आपकी गवर्नमेंट का, शायद मेरे ख्याल में एक मुलाजिम जो भगोड़ा है, ये सब अंडर डिस्कशन है एंड ड्यूरिंग द इसका मतलब क्या है? जैसे इन्होंने कहा जो मामला चल रहा है उसको इम्पैक्ट टू अफेक्ट द डिसीजन, इन्फ्लुएंस द कोर्ट। जो मैंने लॉ पढ़ा है वो मैं तो समझता हूं इट्स बिट स्ट्रेंज, मगर और मैं कुछ नहीं कहूंगा। मगर आप जो सवाल पूछ रही हैं इस छोटे बिल्डिंग के बारे में, खुदा के लिए आप उन बिल्डिंग्स के बारे में पूछें जो बच्चे को पता चला है कि अफगान ड्रग मनी से बने हैं और वो उधर खड़े हुए हैं। कोई को हम बात करेंगे जब ये हम देखें कि इस पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसको बल्कि निशानदेही भी करनी चाहिए ताकि इन चीजों के अगेंस्ट जो है वो बिल्कुल लिया जाए। ठीक है, चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। इंपॉर्टेंट इशू है जिसके हवाले से बात करनी है। बार बार बात होती है कि जनाब अमेरिका
और पाकिस्तान के दरमियान कोई बातचीत चल रही है, कोई मुआहदा होने के करीब है, हो गया है, मुख्तलिफ बातें आती हैं कि जनाब एयर स्पेस पाकिस्तान की अमेरिका यूज़ करना चाहता है। तो उस हवाले से अगरचे प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन बीच में अब ये बार बार खबरें आखिर क्यों आ रही हैं, किस हद तक इसमें सच्चाई हो सकती है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बार बार अमेरिकी मीडिया की जानिब से ऐसी खबरें मंजर आम पर आ रही हैं और कुछ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पेंटागन के आला अफसरान भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान से एयर स्पेस को यूज़ करने के हवाले से जो मुआहदा है वो या तो तकमील पा गया या बिल्कुल तकमील पाने के करीब है, और इस तरह की इत्तलात, क्या वाकई इन इत्तलात में कोई सदाकत है? दफ्तर खारजा इसकी वाज़ेह अल्फाज में तरदीद कर चुका है, लेकिन फिर भी ये बातें आखिर क्यों सामने आ रही हैं? हिलाली साहब से पूछते हैं। हिलाली साहब, क्या इस तरह के मामलात में कोई आपको लगता है कि दोबारा से कोई बातचीत चल रही होगी इसलिए ये चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, पता नहीं ये दफ्तर खारजा किससे क्या छुपा रहा है, मगर अमेरिकन खुला कह रहे हैं कांग्रेशनल हियरिंग्स में कि हमारे फ्लाइट्स और ओवर फ्लाइट्स चल रहे हैं, और वो इसलिए चल रहे हैं कि पुराना एक एग्रीमेंट है 2001 का, जो अमेरिकन अमेरिकन कहते हैं कि ये एग्रीमेंट अभी तक ठीक है, सबसिस्टिंग है, मगर हाँ वो मानते हैं कि ये एग्रीमेंट को रिव्यू करके रिव्यू करना चाहिए और फिर रीसाइन शायद करना चाहिए। देखिए, वो उन पे नहीं है, ये हमारे पे भी है ना। वो समझते हैं कि ये एग्रीमेंट वैलिड है, हम कहते हैं अगर नहीं है तो हम कहेंगे नहीं वैलिड है, क्या करेंगे? वो फिर बाय फोर्स आएंगे, हमारे से एयर स्पेस में जाएंगे, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। इतना वैल्यूबल है कि हमारे साथ उनकी लड़ाई हो, मगर एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मेरे ख्याल में जब बातें करते हैं हम तो सच कहना चाहिए, इसलिए कि हमारा बहुत बुरा रेप्यूटेशन हो गया है पूरी दुनिया में कि हम झूठे हैं, और ख़ास तौर अमेरिकन। और एक झूठा जो ट्रंप था, माने महा झूठा ट्रंप, उसने कहा कि पाकिस्तान झूठा है। तो बेहतर ये होगा कि एक ठीक क्लैरिफिकेशन आए, और मेरे ख्याल में क्लैरिफिकेशन ये होना था कि वो हमें कहते हैं कि वो ओवरफ्लाइट्स करेंगे एंड इट इज कंटिन्यूइंग जो पहले था। मगर मैं ये मगर दो चीजें मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। अगर जब ये वक्त आएगा इस पे एक नया एग्रीमेंट करने के लिए, समीना, मेरी और आपकी भी ख्वाहिश ये होगी कि ये एग्रीमेंट हम प्रिंसिपल्स पे करें, और ये नहीं कि पैसे लेके करें, प्रिंसिपल्स पे करें। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही कहा है, और उस पर वो पूरा अमल करेगा कि बेसिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मगर ओवरफ्लाइट राइट्स के बारे में मेरे ख्याल में कुछ लचक होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो सब चीजें जो है हमें अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग तय करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, आपकी टेक क्या है इस मामले पर? देखें, हम पाकिस्तानियों की तारीख यही रही है कि हमें हमेशा देर से पता चलता है कि जी हाँ ये कोई मुआहदा हुआ था। देखें, जो अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी बराए दिफाई पॉलिसी हैं कोलन हिल, उनकी तरफ से सेनेट कमेटी को ये बताया गया है कि पाकिस्तान अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हदूद तक रसाई दे रहा है, और ये ख़बर अमेरिकन मीडिया में आई है। अब अगर ये ख़बर झूठी है तो क्या अमेरिकी ऑफिशियल्स जो हैं इस तरह की झूठी बात कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अमेरिकी ऑफिशियल्स जब इस तरह की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर बातचीत जारी है। जो हिलाली साहब कह रहे थे, इसको बिल्कुल आप रद्द या मुस्तरद नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम को, कौम पूरी को एतमाद में ले लें और उनको बताएं कि जनाब हमारी ये मजबूरी है, ये मामला था, हम बिल्कुल उन्हें एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। लेकिन एक तरफ आप एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के अंडर द टेबल काम करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में भी, यहाँ पाकिस्तान में भी आवाम को धोखा दे रहे हैं। लेकिन ये भी हो, अगर ऐसा भी कोई चीज है कि जो पहले से एग्रीमेंट है उसके तहत कुछ हो रहा है, तो ये भी क्लैरिफाई किया जा सकता है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि इमरान खान साहब अब नया एग्रीमेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पुराने एग्रीमेंट के जरिए ही कुछ कर रहे हैं तो आवाम को बता दें कि जनाब हम तो बेकसूर हैं, हम तो बेगुनाह, हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये एक एग्रीमेंट पहले से मौजूद है और उसकी मौजूदगी को इस्तेमाल करते हुए
अमेरिका। लेकिन आप समझते हैं कि कुछ शराइत के साथ, तब्दीली के साथ ये मामला जो हैं वो टैकल हो सकते हैं, क्योंकि बैकडोर काफी बातें तो चल रही हैं। देखें, बिल्कुल तय हो सकते नहीं है, तय होने चाहिए और पाकिस्तान को अपने कौमी मफाद को सामने रखना चाहिए। और ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि 20 साल पहले जब इस तरह का मुआहदा हुआ था तो जो हमें उसके नताइज भुगतना पड़े थे, क्या हम दोबारा उस तरह के नताइज भुगतने को तैयार हैं? बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी, लास्ट कमेंट लाल साहब आपसे भी लूंगी इस पर, कि जो प्रेशर हम देख रहे थे कि हमें इंटरनेशनली फेस करना पड़ रहा था, कभी हम फैटफ से नहीं निकल पा रहे काफ़ी एफर्ट्स के बाद, कभी और पाबंदियों की हमें सुनाई देती हैं आवाज़ें, तो इस तरह की चीज़ें आपको लगता है कि ये भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं अगर कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई ऐसी चीज़ तय पा जाती है? देखिए, आप पता नहीं क्या सोच रही हैं और क्या सवाल है, मगर मैं आपको कहूँगा कि जब तक अमेरिका है और जब तक पाकिस्तान है, उनका प्रेशर हमारे पे होगा। 101 वजह है क्यों वो हमारे पे प्रेशर डालते रहेंगे, और जितना हमारे से रस निकाल सकते हैं वो रस निकालेंगे और हर किस्म का ब्लैकमेल। चलिए, वक्त खत्म हो गया हिलाली साहब, ठीक है, आपका ख्याल है कि वो प्रेशर डालते रहेंगे, लेकिन हमें अपना ही सेफ गार्ड करना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।